नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर ये साप्ताहिक शो लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। आज के इस एपिसोड में हमने आपके सामने जो सवाल रखा था वो था कि निज्जर से लेके पन्नू तक भारत के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों के पीछे की कहानी क्या है। प्रवीण, आपका शो में स्वागत है। बहुत शुक्रिया अपूर्वा। और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इसलिए हम इस प्रोग्राम को जूम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्टली अपॉलॉजीज, क्योंकि अपूर्वा और मैं जब साथ बैठते हैं तो थोड़ा डायलॉग अच्छा रहता है। लेकिन इस वक्त मैं लंदन में हूं, जहां खासतौर से सिख कम्युनिटी में ये आरोपों का बहुत एक दहशत सा फैला है। तो लोगों की राय सुनने और उनसे बात करने में भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। चलिए प्रवीण, इसका मतलब है कि आपके जवाब भी उन्हीं बातों से मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी काफी फैसिनेटिंग लगेगा अगर आप थोड़ी वो बातें भी अपने जवाबों में हमारे दर्शकों को बताएं। सवालों की शुरुआत करूंगी। सबसे पहला सवाल है कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ आरोप है या इनका कोई सबूत भी है। कार्तिक, ये जो भी खुफिया सर्विस करती हैं इनमें सच्चाई जानना तो बहुत ही मुश्किल है। और जबकि बाहर के मुल्कों में, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स में, डॉक्यूमेंट्स खुफिया सर्विस में के कम से कम कुछ दशकों बाद डिक्लासिफाई हो जाते हैं या राइट टू इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। सीक्रेट सर्विसेज ऑफिशियल हिस्ट्रीज लिखवाती हैं हिस्टोरियन से, ताकि अपनी गलतियों से सबक सीख पाए और सक्सेसेस से अच्छे लेसन्स ले पाए। इंडिया में ऐसे होता नहीं है, तो एक ये क्लाउड ऑफ मिस्ट्री तो रहता है इन चीजों के ऊपर। जी। लेकिन इस वक्त मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगातार वो जर्नलिस्ट बाहर ये कहानियां लिख रहे हैं जिनकी अच्छी रेपुटेशन है इंटेलिजेंस सर्विसेज कवर करने की, जिनके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं। तो ये लगता नहीं है कि बातें बिल्कुल ही बकवास हैं। जैसे कि कहते हैं नो स्मोक विदाउट फायर। पहले हमने जब कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पे डिस्कशन किया था, तो उस वक्त भी ये लगा था कि ऐसे अधिकारी पब्लिक में ऐसी बातें किसी सबूत के बिना तो नहीं बोलेंगे। जी। उस वक्त हमने फाइव आइज इंटेलिजेंस सर्विस की बात की थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा का संगठन है, यानी 5 इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज का संगठन है। और उस वक्त फाइव आइज के इंटेलिजेंस की जिक्र हुई थी। इस बार एक न्यूयॉर्क कोर्ट में अनसील्ड इंडाइटमेंट कहा जाता है फाइल हुआ है, सील्ड इंडाइटमेंट, एक्सक्यूज मी। अगर ये सच्चाई है, अब जानने का कोई तरीका नहीं है कि सील्ड इंडाइटमेंट वाकई फाइल हुआ है, क्योंकि कोर्ट में वो सीक्रेट रहता है। इस पे आगे बात कर सकते हैं कि सील्ड जी। इंडाइटमेंट क्या होता है। लेकिन अगर सील्ड इंडाइटमेंट वाकई फाइल हुआ है तो कम से कम उनके पुलिस को ये शक है कि भारत की खुफिया सर्विसेज ने कुछ किया है या करवाया है। तो ठोस सबूत तो हो सकता है इसमें। अगर ये कोर्ट रूम का केस इस वक्त आगे ना बढ़े, तो हो सकता है कि कई सालों के लिए या कई दशकों के लिए पूरी सच्चाई ना पता लगे। लेकिन जैसे अंग्रेजी वो सेइंग है, नो स्मोक विदाउट फायर, मेरे अंदाजे, जबकि मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है, डेफिनेटली इस बात में कुछ सच्चाई है कि भारत अ, पहली बार डायस्पोरा में, वेस्टर्न डायस्पोरा में अपने खुफिया सर्विसेज को काफी अग्रेसिवली यूज कर रहा है। अब कत्ल करने का इंटेंशन था या नहीं था, गुंडे इसमें शामिल किए गए थे कि नहीं शामिल किए गए थे, कुछ क्रिमिनल गुट इसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, वी ऑल जस्ट हैव टू गेस। जी। अब प्रवीण, अगला सवाल लेने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को सील इंडाइटमेंट के बारे में भी थोड़ा बता पाए तो। यूनाइटेड स्टेट्स के लीगल सिस्टम में एक बड़ा अजीब फीचर है इंडाइटमेंट का। और इंडाइटमेंट का बेसिकली, जहां तक मेरी समझ है, अपूर्वा आप मुझे करेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा जानकारी इस विषय पे आपको है, लेकिन जहां तक मुझे पता है पहले इनका एक ग्रैंड जूरी का सिस्टम होता है। और वो ग्रैंड जूरी पहले क्रिमिनल चार्जेस को सुनता है ये देखने के लिए कि इन बातों में कोई दम है कि नहीं है, प्रोसिक्यूटेबल केस है कि नहीं है।
इंडिया में ये सिस्टम और यूके में के सिस्टम में ये डिसीजन प्रोसिक्यूशन सर्विस लेती है, लेकिन वहां क्योंकि जूरी ट्रायल का सिस्टम है तो जूरी, एक ग्रैंड जूरी ही पहले देखती है कि क्या उनके राय में इनफ एविडेंस है प्रोसिक्यूटर्स के पास कि एक ट्रायल जस्टिफाई हो पाए। और जब ये ग्रैंड जूरी इस सील्ड इंडाइटमेंट को देखती है और स्टडी करती है, तो फिर वो इंडाइटमेंट खुलता है और एक जूरी के सामने पेश की जाती है। जी इस वक्त हमें पता भी नहीं है कि ग्रैंड जूरी समन हुई है, ग्रैंड जूरी क्या ये एलिगेशन स्टडी कर रही है, ना वो हमें पता लगेगा क्योंकि वो एक क्लोज्ड डोर्स प्रोसेस है। लेकिन सील्ड इंडाइटमेंट तब फाइल किया जाता है जब प्रोसिक्यूटर्स को लगता है कि कोई इसमें मैटर है जो आगे शायद बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो डिसीजन ग्रैंड जूरी ने लेना होता है। जी इस पे कॉम्प्लिकेशन ये है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तान के अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, जिनने भारत के खिलाफ कई धमकियां दी है, खालिस्तान रेफरेंडम से जुड़े हुए हैं, जब ये पन्नू से पूछा गया था कि क्या आपको कोई जानकारी है कि ग्रैंड जूरी इस पे बैठाई गई है, सील्ड इंडाइटमेंट फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उनको भी नहीं पता था। हम्म ये सिर्फ न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स को पता होगा और वो ऑब्वियसली ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल टाइम्स ने में खबर आई थी कि एक सील्ड इंडाइटमेंट फाइल हुआ है, वो बहुत अच्छे रिपोर्टर्स ने फाइल की थी। फाइनेंशियल टाइम्स बहुत रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है। ऑफ कोर्स उनसे भी गलतियां हो सकती है जैसे हर पत्रकार से होती है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ कॉन्फर्मेशन लिए बिना या अच्छे सोर्स से खबर लिए बिना ये खबर उनने शायद छापी नहीं होगी। जी। इसी के साथ अगला सवाल लेती हूँ। बाप कामत का सवाल है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि अगर निज्जर की मौत और पन्नू को मारने की कोशिशों पर हाल के आरोपों पर विश्वास किया जाए तो आरोप कितने रियल हैं और डिटेल्स पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाले गए हैं, क्योंकि आरोप सीधे और काफी हद तक एक तरफा है। बोल रहे लास्टी पाकिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज द्वारा आतंकवादियों को मार गिराए जाने के बारे में बहुत चर्चा और व्हाट्सएपरी है। ये कितना संभव है या वास्तविक हो सकता है? कामत जी, तो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा मैं पहले आंसर कर लेता हूं। ये भारत में कई सालों से डिबेट रहा है कि ऑफेंसिव कोवर्ट मींस, यानी खुफिया सर्विसेज, सीधी बात तो ये है कि खुफिया सर्विसेज से जो उग्रवादी पाकिस्तान में इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, उनको पकड़ने के इंतजार करने की जगह क्या भारत को पाकिस्तान में उनको खोज खोज के पहले मार देना चाहिए। तो ऑफेंसिव कोवर्ट मींस, इसको एक पोलाइट कहने का तरीका ये है। जी अ, लेकिन ये ऑफेंसिव कोवर्ट मींस का डिबेट जो है, पूरी चर्चा जो है, कोई नई नहीं है। ये बी रमन साहब जो आरएडब्ल्यू में थे, बहुत सीनियर अधिकारी, रिटायर हुए, उनकी किताब में जिक्र है कि खालिस्तान ईरा में खालिस्तान टेररिस्ट जब 1980s में बम फोड़ रहे थे इंडिया में, शायद आपको याद होगा दिल्ली में स्कूल के बसों पे भी बम फटने की धमकियां आ गई थी। दिल्ली और हरियाणा के बीच में बस चलते हुए बम फटे थे, मैसेकर्स हुए थे। तो रमन साहब का ये लिखना था, अब वो गुजर गए हैं तो इंटरव्यू नहीं किया जा सकता इस विषय पे, कि भारत ने भी एक टिट फॉर टैट रिटेलिएशन किया था। तो जबकि डिटेल तो वो नहीं लिखे, लेकिन मोटी बात ये थी कि दिल्ली में अगर बम फटता था तो भारत के खुफिया एजेंट कराची में बम फोड़ते थे या लाहौर में बम फोड़ते थे। और ये कहा जाता है कि बहुत सारे भारतीय कैदी जो उस वक्त बंद थे पाकिस्तान में, भारत डिनाई करता था इस बात को, लेकिन वो बहुत सारे कैदी पकड़े गए थे भारत के लिए पाकिस्तान में रिटेलिएटरी दहशतगर्दी करते हुए। और रमन साहब का ये असेसमेंट था कि आईएसआई को डेटर करने पे या रोक लगाने पे इसका एक बहुत बड़ा रोल था। अपने किताब में ये भी लिखे कि इसकी बात पूरी कही नहीं जा सकती, लेकिन खालिस्तान मूवमेंट को खत्म करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। अब एज आई सेड, वो रमन साहब तो गुजर गए अपने नेक्स्ट बुक में रेवलेशंस किए बिना, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या ये बड़ा रोल था, कितना बड़ा रोल था। जो आरएडब्ल्यू के अधिकारी आज की तारीख अभी भी है रिटायरमेंट पे, इस पे कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहता। 1971 के जंग के पहले भी ये लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के जंग होने के काफी पहले मेजर जनरल सुरजीत सिंह उबान एक बहुत फेमस ऑफिसर थे। उनने
उनकी एक फोर्स खड़ी की गई थी जो RAW की फोर्स थी, उसमें टिबेटन जवान थे, ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट 2-2 उसको उन दिनों में कहलाया जाता था, कुछ लोग उबान फोर्स भी उसे कहते थे। तो जंग शुरू होने के पहले ही वो बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के समर्थन में पाकिस्तान के सैनिकों को हैरास कर रहे थे। तो भारत के लिए कोवर्ट वॉरफेयर कोई अननोन बात नहीं है, नई बात नहीं है, ये पहले भी जी। रहा है। लेकिन ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री IK गुजराल के टाइम में जब पाकिस्तान की पीस की बातें थोड़ी शुरू हुई, तो ये सारे ऑपरेशन बंद किए गए और RAW में डेस्क्स जो थे जो इसके साथ डील करते थे, CIT-X या काउंटर इंटेलिजेंस टीम X कहलाया जाता था, वो बंद ही कर दिया गया। और बहुत सालों के लिए फिर चर्चा चलते गई कि दोबारा ये शुरू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट फॉर था कि रिटेलिएशन से का डेटरेंट वैल्यू होता है। आर्गुमेंट अगेंस्ट ये था कि भारत कह रहा है कि हम विक्टिम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के, तो हम ही क्रॉस बॉर्डर ये करने लग जाए तो हमारा मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो खत्म हो जाएगा। अ, अब भी कई केसेस में कहना बहुत मुश्किल है, क्या कुलभूषण जाधव जो इस वक्त पाकिस्तान के डेथ रो पे है, भारतीय स्पाई थे कि नहीं थे, इस पे विवाद है। मेरे अपने राय इस पे कुछ है, लेकिन वो अलग एक टॉपिक फॉर डिस्कशन है। क्या अभी रिसेंटली जो हाफिज सईद को मारने की कोशिश की गई थी, वो जैसे कि पाकिस्तान कहता है भारत के एजेंटों ने किया था या भारत के किराए के किसी ग्रुप ने किया था, अब कौन कह सकता है। और बहुत सारे जिहादियों के किलिंग्स हुए हैं रिसेंट हफ्तों में, लेकिन इसके और निज्जर के किलिंग और पटवंत सिंह पन्नू के अटेम्प्ट से एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहिए। पाकिस्तान में जब हम करते हैं तो क्लियरली ISI जुड़े हुए लोगों से एक नेबरिंग मुल्क में हो रहा है, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट और लीगल प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख भी 26/11 के इतने सालों बाद पाकिस्तान ने कोई 26/11 के केस नहीं किए हैं, जबकि पूरी दुनिया मानती है कि ये सैंक्शन टेररिस्ट जो 26/11 के यूनाइटेड नेशंस ने गुटों को जिम्मेदार ठहराया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही। जी। लेकिन वेस्ट के साथ हमारी ऑब्वियसली ऐसे कोई ऑफिशियली स्टेटेड ग्रीवेंस नहीं है। हम ये नहीं कहते कि यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म है। हम उनके इंटेलिजेंस सर्विसेज और लॉ एनफोर्समेंट सर्विसेज के साथ कई बातों में कोऑपरेट करते हैं। अब यस, भारत में फ्रस्ट्रेशन रहा है कि खालिस्तान ग्रुप्स को सख्ती के साथ ये मुल्क संभाल नहीं रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली भारत ये नहीं कहता कि ये उनके मदद कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो अगर हम उनके लॉ एनफोर्समेंट को एक्सेप्ट करते हैं, लीगल सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको एलाइड मुल्क समझते हैं, US के साथ खासतौर से चाइना के अगेंस्ट हमारा बहुत क्लोज कोऑपरेशन है, तो अगर उन मुल्कों में भारत ने ऐसे कोई कार्रवाई करने की कोशिश की है, तो फिर वो अलग लेवल का, अलग प्लेन का मामला होगा और डेफिनेटली उसके नतीजे और बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, क्योंकि एक तरह से हम कह रहे हैं कि अगर आपकी लॉ एनफोर्समेंट वो नहीं करेगी जो हम चाहती है, तो हम अपना बस चलाएंगे अपने सिटीजन, आपके सिटीजन्स के अगेंस्ट। जी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बिल्कुल पाकिस्तान में ऑपरेशंस करने के मतलब एक डिफरेंट लेवल पे बात को ले जाता है। हम्म। अगला सवाल नेहा वर्मा का है, हमारी मेंबर हैं। बोले कि विदेशी धरती पर हत्याओं को अंजाम देने के लिए अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए हालिया आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई, जैसे कनाडा ने फेस किया था। न ही अमेरिका ने कोई कड़ा कदम उठाया, हालांकि इनमें से किसी भी देश द्वारा कोई मजबूत सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये आरोप, बोल रहे हैं, ये आरोप भारत के लिए नहीं है। इन आरोपों का लॉन्ग टर्म में भारत अमेरिका संबंधों और भारत कनाडा संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या वेस्टर्न वर्ल्ड इन आरोपों का इस्तेमाल, माफ कीजिएगा, अपने अपने देशों में भारतीय इंटरेस्ट के खिलाफ करेगी? नेहा जी, पहला हिस्सा जो आपके सवाल का, इसके क्या इल्जाम होंगे आने वाले वक्त में, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेफिनेटली अगर भारत अमेरिकन सिटीजन्स को अमेरिकन सॉइल पे मारने की कोशिश कर रहा है, और ये अगर वर्ड मुझे अंडरलाइन करना चाहिए, तो भारत और US का इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जो है उस पर कुछ हद तक तो असर पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमन इंटरेस्ट की बातें जैसे चाइना के मिलिट्री मूवमेंट्स पे कोऑपरेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या पाकिस्तान पे जहां US ने बहुत मदद किया है इंडिया का
पाकिस्तानी दहशत ग्रुप्स के अगेंस्ट कि वो कोऑपरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली एक सस्पिशन और गुस्से का माहौल रहेगा। उसी उसी वजह रहेगा अगर मानो कि अमेरिका ने इंडिया में आके कोई इंडियन सिटीजन्स को मार दिया होता और पकड़े जाते, तो एक रिजल्ट रहता। अब जहां तक आपकी सबूत की बात है, ये बिल्कुल सही है कि कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। लेकिन बैक डोर्स के पीछे, मतलब बंद दरवाजों के पीछे क्या बात हुई और क्या सबूत पेश किया गया है, ये हमें नहीं पता। पर्सनली जहां तक मेरी बात है, मैं तो मानना मुझे मुश्किल होता है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए इतनी बात कर देते, या ये अखबार को जो लीक हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, ये एक सिर्फ कैजुअली मतलब बात कह दी जाती है, कोई मैसेज तो दिया जा रहा है। अब वो किस बेसिस पे दिया जा रहा है कहना मुश्किल है। जब जमाल खशोगी जो सऊदी अरेबियन डिसिडेंट थे, उनका कत्ल हुआ था टर्की में, तो टर्की ने बहुत ठोस सबूत पब्लिक में पेश कर दिए थे सऊदी अरेबिया के खिलाफ। वीडियो मूवमेंट्स थे, बाकी चीजें थी, यहाँ तक कि एम्बेसी के अंदर जो आवाजें थी वो पेश कर दी गई थी। टर्की क्लियरली सऊदी अरेबिया से बहुत नाराज था, ये मैसेज देना चाह रहा था कि आप हमारे सॉइल पे ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे, डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस पे कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। इस केस में यू आर क्वाइट राइट नेहा जी, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। लेकिन याद रखिए कि सबूत जब एक बार पेश कर दिया गया होता है तो दोनों मुल्क के एक तरह से हाथ बन जाते हैं। तो भारत को फिर ये दिखाना होगा कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, चाहे कुछ किया हो, और उन मुल्कों को जबरदस्ती लीगल प्रोसिक्यूशन करना होगा। बातें जब लीगल फ्रेमवर्क में आ जाती हैं तो कुछ नेगोशिएट करके बीच का रास्ता निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है इसकी ये भी वजह हो कि ये मुल्क कुछ अपना रास्ता बनाना चाहते थे, क्योंकि आखिर भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनकी, चीन का बड़ा प्रॉब्लम है, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हो सकता है कि नाराजगी दिखाते हुए वो कोई रास्ता अपने लिए खुला रखना चाहते थे कि भारत को टोक के दिखा के कि देखो हमें पता है तुम क्या कर रहे हैं, एक रास्ता निकालना चाहते थे। ये भी बात हो सकती है कि जो एंटी इंडिया उन देशों में लॉबी है, वो कुछ मोटिवेटेड थी ये बातों को लीक करने में। लेकिन मेरे ख्याल से ये कहना कि यूनाइटेड स्टेट्स भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये बात कम से कम मुझे बहुत फारफेच लगती है। क्योंकि जैसे अभी चाइना के साथ डोकलाम क्राइसिस था, या बहुत सारे सिचुएशंस थे, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स भारत के समर्थन करने के लिए आउट ऑफ द वे गई है। वहां तक कि भारत ये बातों को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि बिल्कुल हम दिखे चाइना को कि हम यूएस कैंप में हैं या किसी किसी कैंप में हैं। लेकिन फाइनली जो फाइनल सवाल था आपका, चाइना और यूएस के रिएक्शन में, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के रिएक्शन में इंडिया का इतना क्यों फर्क रहा है? दो बातें हैं। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया है। जब ये ग्रैंड जूरी अनसील होगी और बातें आएंगी तो लेट्स सी इंडिया का क्या रिएक्शन रहता है। लेकिन दूसरा और मेरे ख्याल से सिंपल रीजन है कि कनाडा कनाडा है और यूएस यूएस है। एक ग्लोबल सुपर पावर है, दूसरा ग्लोबल सुपर पावर नहीं है। और जो आप एक रिलेटिवली वीक मुल्क के साथ कर सकते हो और कह सकते हो, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं कह सकते हो, बहुत गहरे कॉन्सिक्वेंसेस के बिना। तो मेरे ख्याल से भारत भी मेरे ख्याल से समझता है कि इन दो मुल्कों में बहुत फर्क है। हमारे भारत के इंटरेस्ट में बहुत फर्क है दोनों मुल्कों में। और यूएस में ये ग्रैंड जूरी की बात भी आए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की बात भी आए, उसमें भारत की खुफिया सर्विसेज का जिक्र भी हो, तो भारत को अलग तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। अगला सवाल संकल्प का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे सबसे पहले जब तक अमेरिका या भारत सरकार विशेष रूप से एफटी के आर्टिकल की पुष्टि नहीं करती, ये गॉसिप कॉलम रहेगी। दूसरा, अगर कनाडा, यूएस, यूके स्थित सिख सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स भारत में अशांति पैदा करने के लिए पंजाब के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड का उपयोग कर सकते हैं, तो कुछ सर्पेंट्स को बाहर निकालने के लिए भारतीय एजेंसियों द्वारा उसी नेटवर्क का उपयोग करने में क्या हर्ज है। तो बोल रहे हैं ये एक क्लेवर प्लॉसिबल डिनायबिलिटी प्लॉय है
ऐसी चालें चलने वाले अधिकारियों को दुगना दिवाली बोनस बोनस मिलना चाहिए। बोल रहे हैं आखिर में, मुझे नहीं पता कि ये आयरनी है या हिपोक्रेसी, लेकिन आखिरी बार अंकल सैम ने अन्य देशों की संप्रभुता या सॉवरेनिटी पर कब ध्यान दिया था, बांग्लादेश बीइंग द लेटेस्ट। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं यूएस वर्सेस निकारागुआ केस में अमेरिका के खिलाफ आईसीजे का फैसला है। अगर पन्नू ने अमेरिकी एयरलाइन के खिलाफ धमकी दी होती तो वो ग्वांटानामो के बजाय ब्लैक साइट में होता। शायद संकल्प, शायद पन्नू के साथ ये होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की स्टैंडर्ड्स आई थिंक हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे स्टैंडर्ड से थोड़े अलग है। यूनाइटेड स्टेट्स में लोग बहुत सारी बातें ये बोल पाते हैं और कह पाते हैं जो शायद इंडिया या इवन यूनाइटेड किंगडम जैसे मुल्कों में बोल नहीं पाएंगे। उनके एक बहुत एक्सटेंसिव फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्शंस है। तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में जुलूसों में लोग रूटीनली यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लैग को ट्रैम्पल करते हैं। लोग यूनाइटेड स्टेट्स के एंड के लिए, डेथ के लिए पब्लिकली ऐलान करते हैं, लिखते हैं। लेकिन वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक रिवाज है, उस पर हम अग्री या डिसअग्री कर सकते हैं। लेकिन उनके लॉज थोड़े अलग हैं। सेसेशनिस्ट मूवमेंट दूसरे मुल्कों के बहुत सारे वहाँ एक्टिव है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। आयरलैंड मतलब बहुत सारे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के एलिमेंट्स हैं जो उनके स्ट्रेटेजिक अलाई यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ बहुत रेगुलरली कुछ कुछ बोलते रहते हैं। सिर्फ बोलने के लिए वहां सजा नहीं होती है। बोलना एक क्राइम नहीं माना जाता है। और जब तक कोई ठोस सबूत निकले कि गुरपटवंत सिंह पन्नू एक्चुअली कुछ कर रहा था, तो वो एक्शन नहीं लेंगे। अब इस पे उनका कहना है कि देखिए, आप लोग अपने आप अपने मुल्कों में कोई क्रेडिबल प्रोसिक्यूशंस इन फिगर्स के अगेंस्ट तो बना नहीं पाए कि अंडरवर्ल्ड को वाकई स्पॉन्सर कर रहे हैं। निज्जर के अगेंस्ट ही बहुत सारे एलिगेशंस थी, बातें थी, लेकिन किसी इंडियन क्रिमिनल कोर्ट में कोई सब्सटेंशियल प्रोसिक्यूशन नहीं था जिसमें ये दिखाया जाए कि निज्जर ने पैसे दिए या हथियार दिए। ये प्रूव कहीं नहीं हुआ। तो जब तक ठोस सबूत मिलता है, दूसरे कंट्रीज जनरली रिलक्टेंट होते हैं एक्ट करने के लिए। जी। खास तौर से क्योंकि ये उनके सिटीजन हैं। अगर ये इंडियन सिटीजन होते, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें इंडियन नेशनल्स ने वहां कुछ किया है और अगले दिन डिपोर्ट हो गए हैं। ये तो आसान हो जाता है, लेकिन कोई अपने सिटीजन्स को ठोस सबूत में क्रिमिनल केस के बिना डिपोर्ट नहीं करेगा। अब ये बात सही है आपकी कि बहुत सारे मुल्क कोवर्ट मींस यूज करते हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ। यूनाइटेड स्टेट्स ने बिल्कुल निकरागुआ के हार्बर्स की माइनिंग की, निकरागुआ में टेररिस्ट को वेपन्स की सप्लाईज दी। रशिया ने यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे असैसिनेशंस कैरी आउट किए। लेकिन जनरली ये फ्रेंडली कंट्रीज के साथ लोग करते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका यूनाइटेड किंगडम में किसी को नहीं मारेगा, और यूनाइटेड किंगडम जबकि बहुत एक टाइम पे मार्गरेट थैचर के टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी कुछ कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में फंड रेजिंग कर रही है, तो वो जाके असैसिनेट नहीं करते थे। स्टैंडर्ड्स इसके डेफिनेटली एलाइज में अलग हैं। और आखिरी बात है कि कोवर्ट मींस तो, कोवर्ट एक्शन बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन जिस दिन आप पकड़े जाते हो तो बाय डेफिनेशन वो कोवर्ट नहीं रहता है। किसी और के कंट्री में एम्बेरसमेंट पहुंचाना और उनके गवर्नमेंट को एम्बेरस करना कि हमारे सिटीजन्स पे दूसरा मुल्क कोई अटैक कर रहा है, ये आप अपने एक एलाई और पार्टनर को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल रहे हो। जी। आई डोंट थिंक जो बाइडेन को कोई फर्क पड़ता है कि गुरपटवंत सिंह पन्नू जिंदा है या मर जाए, या निज्जर जिंदा है या मर जाए। बट वो डेफिनेटली ये नहीं टॉलरेट कर सकता कि कोई अमेरिकन सिटीजन पे कोई दूसरे मुल्क का कोई शख्स या सीक्रेट सर्विस हमला करे। अगर ये सच्चाई है कि भारत के एजेंट्स ने ये ऑपरेशन प्लॉट किया, और अगर ये सच है कि एविडेंस यूएस की खुफिया सर्विसेज या कनाडा की खुफिया सर्विसेज ने डिटेक्ट किया, देन मुझे रेस्पेक्टफुली आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा। मुझे दिवाली की बोनस बात छोड़िए, मुझे लगता है एक दो लोगों की नौकरी जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा ऑपरेशन अगर आप करोगे फ्रेंडली मुल्क में और अगर आप पकड़े जाओगे,
तो आप अपने मुल्क को बहुत ही एक एम्बैरेसिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हो। करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वाक़ई मैं इस कोवर्ट एक्शन को कोवर्ट रख सकता हूँ, कि मेरे पकड़े जाने के चांसेस हैं। जी। और जब आप यूएस इंटेलिजेंस जो दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विसेज़ में माना जाता है, अगर उनके मुल्क में उनके सिटिज़न्स पे हमला कर रहे हो, तो 10 बार आपको सोच लेना चाहिए कि मेरी वाक़ई ये एबिलिटी है कि पकड़े जाए बिना मैं ये कर सकता हूँ कि फँसूँगा। जी। चलिए इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।